जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी भी चुनाव में वोट डाल सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में सोमवार को राजनीतिक दलों को जानकारी दी। आयोग ने बताया कि आखिर ये मशीन कैसे काम करेगी, इससे कितना फायदा होगा, चुनाव में इसके प्रयोग से क्या प्रभाव होंगे। एक प्रेजेंटेशन कॉपी के जरिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने जानकारी दी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कोई विपक्षी दल RVM से खुश नहीं है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और LG विनय सक्सेना के बीच सुपरियोरिटी की जंग थम नहीं रही है। शुक्रवार को ही केजरीवाल ने LG विनय सक्सेना से बात की थी और टकराव को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई लगती है। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली के LG विनय सक्सेना पर हमला किया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हेडमास्टर नहीं, जो कि हमारा होमवर्क चेक करेंगे। उन्हें हमारे प्रस्ताव पर सिर्फ हाँ या ना कहना चाहिए। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। लोगों को बड़े बड़े वादे किए जाने लगे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार को कर्नाटक पहुंची थी। उन्होंने वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए सिर्फ बीजेपी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि राज्य की महिलाओं को सशक्त करने का अपना प्लान भी समझाया है। उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर महिला को प्रति महीना 2000 रुपये दिए जाएंगे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए ये पैसे महिलाओं तक पहुँचाए जाएंगे। पार्टी ने इसे गिरा लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को करारा झटका दिया। अदालत ने शाहनवाज के खिलाफ कथित रेप मामले में एक महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को बताया कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए, अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो बच जाएंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल CPFF ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज मॉरिटियस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं CRPF के पूर्व ADG HRC ने ऐसी संभावना जताई है कि सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के विरुद्ध अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो यह कदम आने वाले चुनाव पर 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भारी कोशिश असर करे। राज्यसभा का 259वां सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल को समाप्त होगा। राज्यसभा सचिवालय ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्यों को मंगलवार 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया है। कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए सत्र गुरुवार 6 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सत्र में 27 बैठकें होंगी और बजट के कागजात को जांच के लिए 1 महीने के अवकाश के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। देश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी धीरे धीरे सटीक होती जा रही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि खराब मौसम के संबंध में मौसम विभाग के पूर्वानुमान की सटीकता में पिछले 8 से 9 वर्षों में लगभग 40% सुधार हुआ है। सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 184वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा, पूर्वानुमान में सुधार के साथ आपदा से संबंधित मृत्यु दर घटकर इकाई अंक में आ गई है। देश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी आने वाले समय में और सटीक होगी। उन्होंने कहा है कि देश में डॉपलर रेडार की संख्या 2013 से 15 की बढ़कर 2023 में 37 हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की अग्रिम जमानत पर विरोध जताने सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवराज सरकार पर CJI DY चंद्रचूड़ बिफर गए। उनका सवाल था कि क्या लाइब्रेरी में मिली किताब का विवाद इतना जटिल है कि सरकार प्रिंसिपल की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है। CJI के बेंच प्रिंसिपल के डॉक्टर इनामुर रहमान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। रहमान ने मांग की थी कि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह 23 जनवरी को कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहीद मीनार मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में किया जाएगा। संघ के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मोहन भागवत नेताजी की विचारधारा, विजन और देश की आजादी के लिए उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी, इस बारे में बात करेंगे। समाचार एजेंसी NIC ये जानकारी दी गई है।
नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को नेपाल में विमान दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। 5 भारतीय समेत 72 लोगों को लेकर जा रहा एक नेपाली यात्री विमान रविवार को पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिंधिया ने एक ट्वीट में कहा है कि नेपाल में दुखद विमान दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। और आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पर्यटन नगरी पोखरा जा रहा यात्री विमान रविवार सुबह दुर्घटना हो गया। दिसंबर 2022 में थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन घटकर 4.95% पर आ गई है और इससे पहले नवंबर में 5.85% पर थी। ये इसका 22 महीने का निचले स्तर। इससे पहले फरवरी 2021 में महंगाई दर इससे कम 4.83% पर थी। पिछले साल नवंबर 2021 में WPI 14.27% पर थी। इन दिनों सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि सोना हर दिन नया हाई बना रहा है। सोमवार को सोने ने फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 16 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 352 रुपये महंगा होकर 56,814 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले 13 जनवरी को सोने ने पिछला हाई बनाया था जो 56,462 रुपये था। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि पार्टी को अभी से चुनाव की तैयारी में लगना होगा और इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी होगी। पार्टी ने दिल्ली में हुई कार्यकारिणी बैठक में 2024 की रूपरेखा तैयार कर दी है, जो देकर कहा गया है कि अगर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो उसकी शुरुआत इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से करनी होगी। चीन और रूस के हमले के खतरे से जूझ रहे जापान में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने गरजना शुरू कर दिया है। यह अभ्यास राजधानी टोक्यो के पास हो रहा है। भारत और जापान के बीच शुरू हुई हवाई अड्डा अभ्यास 11 दिनों तक चलेगा। इसमें जापानी वायुसेना के 8 फाइटर जेट और भारत के 4 फाइटर जेट और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर भेजा गया। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के 150 जवान भी पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से शिक्षा मंत्री बयान को गलत नहीं बताने, उन्हें अपना बयान वापस लेने के लिए नहीं कहने के बाद जदयू के नेता नाराज है। तेजस्वी ने इस आरोप में जिस उपेंद्र कुशवाहा को बयानवीर कहा है उनकी तरफ से तो आज कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जदयू के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी के बयान पर अपना विरोध जारी रखा है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकता। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए बजट पेश करेगी। ये बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि उसके बाद साल 2024 के मध्य में चुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये बजट लोकलुभावन हो सकता है। मोदी सरकार की इस लोकलुभावन बजट में किसानों का खास ध्यान रखा जाएगा, जिसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। किसानों के लिए खास चलाई जाने वाली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाला पैसा बजट 2023 में बढ़ाया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये की किस्त की घोषणा पीएम मोदी कर सकती हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल कीमत में उतार चढ़ाव के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। भारतीय तेल कंपनियों ने 16 जनवरी 2023 को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश भर के सभी शहरों में वाहन ईंधन के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत जस की तस है। भारतीय तेल कंपनियों ने 21 मई के बाद से अभी तक पेट्रोल डीजल के रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। कोरोना वायरस से जंग में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखना चाहती। देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इसकी कीमत में कमी आएगी। एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स एंड कस्टम ने कहा है कि कस्टम ड्यूटी में छूट 14 जनवरी से लागू हो गई। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को रूस यूक्रेन संघर्ष से सबक लिए जाने का जिक्र करते हुए सेना से भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भारत की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने में प्रकट हुआ, जब संबंधित देशों के नेताओं से बातचीत के बाद कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दिया गया था। सेना सेवा कोर बेंगलुरु में 75वें भारतीय सेना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने सशस्त्र बलों से आह्वान किया है कि वे अपने क्षमताओं को बढ़ाएं और आने दिनों में सभी प्रमुख सशस्त्र बल अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करे।
मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी प्लान तैयार किया। उस प्लान के तहत बीएमसी 6000 करोड़ रुपए खर्च कर मुंबई में 400 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने जा रही है। कंक्रीट की सड़क बनाने की बात हो रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि कंक्रीट की सड़कें पानी को नहीं रोक सकती है। ऐसे में अगर मुंबई में बाढ़ आएगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर मुंबई में जोशीमठ जैसा हुआ, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रैगन केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सोमवार को रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि मामला गंभीर और वे इस केस में धारा 302 लगाने की प्रक्रिया में। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।